सो वेलकम एस्पिरेंट्स। मैथ का एक फाइनल मॉक टेस्ट फॉर CDS 1 2026 आपके लिए लेके आ गए। विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। जिनकी तैयारी हो चुकी है मैथ की अच्छे तरीके से, वो पहले वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, फिर सोल्यूशन को देखें। और जिनकी नहीं हो रखी है, जो एज मतलब इस तरीके से देख रहे हैं कि देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन आ गया तो हेल्प हो जाएगी, तो आप फिर सोल्यूशन देख सकते हैं। पहले स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि इसका एक रूट जो है दूसरे रूट से चार्ज एक्सीड करता है, तो p की वैल्यू बताओ। तो अगर हम एक रूट को अल्फ़ा ले लें तो दूसरे को अल्फ़ा+4 ले सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल ले सकते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a। इसका सम करेंगे अगर तो आएगा 2α+4 = -b/a करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5p/2 आ जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन है। ठीक है, आपको पता होगा कि ये ax² + bx + c = 0 हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है हमारा? c/a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे यहाँ पे α × α+4 = 2/2p²/2 मतलब p²। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन 2। हमें चाहिए p की वैल्यू, तो हम अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2α+4 = 5p/2। ये हो जाएगा, अगर हम 2 को पहले सिंप्लीफाई कर ले तो ये होगा 4α + 8 = 5p। अल्फ़ा = 5p - 8/4। ये हमारे अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ये हो जाएगा 5p - 8/4 मल्टीप्लाई 5p - 8/4 + 4 = p²। ठीक है, अभी इसके बाद कुछ बचा नहीं है। देख, मैं अगर एक एक चीज़ सॉल्व करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी खींच जाएगी। अब यहाँ से आप आराम से p की वैल्यू निकाल सकते हो, कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आगे आप जिम्मेवारी निभाएं। ठीक है, और जो भी आपका आंसर आए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। वो जो भी हमने सोल्व किया वो था हमारा PYQ। ये हमने लाए हैं उससे सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? वो बोल रहा है कि इसमें रूट्स क्या है? इक्वल है, तो हम अल्फ़ा और अल्फ़ा रूट ले सकते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? 2α। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a। अभी यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे x वाली टर्म इन्होंने लास्ट में लिख दिया, तो आपको हमेशा याद रखना है ax² + bx + c = 0 होता है। जिसके साथ x लगा होता है वो हमारा b होता है। तो x ये लगा हुआ है, तो ये बाकी का पूरा हमारा b है। ये यहाँ पे सीखने वाली बात है। तो b कितना हो जाएगा? माइनस का साइन इसके साथ है, ये वाला, ये देखो माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 1 + 3k। और हमारा जो a है वो 1 है, ये देखिए यहाँ पे 1 है, तो ये 1 ही आ जाएगा। तो 1 का मतलब नहीं छोड़ सकते। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई? 1 + 3k। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? α², वो होता है हमारा c/a। तो c हमारा क्या है? c हमारा है ये, क्योंकि इसके साथ कोई भी x कोफिशिएंट नहीं है, ना x² है ना x है, तो ये हमारा c है, मतलब कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा 7 × 3 + 2k। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से उठाओ, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 + 3k² = 7 3 = 21 + 7 2 = 14k। यहाँ पे आप a + b का होल स्क्वायर लगाओगे, फिर k की वैल्यूज़ एक तरफ करके = 0 करके एक इक्वेशन बना लोगे। इक्वेशन बना के फिर आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का यूज़ करोगे। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है, फिर आप उसका यूज़ करोगे तो आपके पास k की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो वो वैल्यू आप ही निकालोगे, बिकॉज ये मॉक टेस्ट है, तो इसमें आपको इतनी मेहनत तो करनी चाहिए, क्लास तो है नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं हम। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछली बार आया है, इसे सिमिलर क्वेश्चन शायद हमने नहीं लिया है। हाँ, इसे सिमिलर क्वेश्चन हमने नहीं लिया है इसे। तो इसको एक बार देख लो कि ऐसा क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली अलग अलग से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, 5x + 3 < 8x - 9। तो x की तरफ x की वैल्यूज़ को एक तरफ करो, यहाँ आ जाएगा 3x और यहाँ आ जाएगा 12। तो x बड़ा है 4 से। ये हमें पहली इक्वेशन ने दे दिया। सेकेंड इक्वेशन ने हमें क्या दिया है? 2x + 20 > 5x + 2। तो x को एक तरफ करेंगे तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे 18,
तो x जो है वो छोटा है हमारा 6 से, तो ये आ गया। इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, x जो है वो बड़ा है 4 से, छोटा है 6 से। ये हमारा आंसर है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में और आपको नंबर मिल जाते। आगे बढ़ते हैं। हाँ, फॉर द वैल्यू ऑफ दिस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x हैव लीस्ट वैल्यू। अब देखो, जिसने तो मैथ पढ़ा है वो इसको डिफ्रेंशिएशन से भी कर सकते हैं। एक बार वो मेथड देख लेते हैं डिफ्रेंशिएशन वाला। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, क्योंकि कई बार कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाता है। ये तो इजी है, ये तो नॉर्मल नॉन मैथ वाला बंदा भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। ये फंक्शन है हमारा, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है तो ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा और x माइनस 3, ये हमारा f डैश x आ जाएगा। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x माइनस 6। ठीक है, फिर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डबल डैश x, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट वाली वैल्यू जो है ये तो ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ पे सिर्फ 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे बच गया हमारा 2। तो ये आई है हमारी पॉजिटिव वैल्यू। f डैश x जब पॉजिटिव आएगा तो मतलब f डैश x इक्वल्स टू 0 हमें लीस्ट वैल्यू देगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हम सिंगल डिफ्रेंशिएशन को अगर इक्वल टू 0 कर दें तो लीस्ट वैल्यू मिलेगी। वाइस वर्सा कैसे है, अगर f डैश x हमारा नेगेटिव आ जाए तो और उसके बाद हम f डैश x इक्वल टू 0 करेंगे तो वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, मतलब ये ऑपोजिट चलते हैं। ये पॉजिटिव आया, f डबल डैश x पॉजिटिव आया तो लीस्ट वैल्यू मिलेगी। f डबल डैश x अगर नेगेटिव आ जाता तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती। फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस फंक्शन हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू। तो उस तरीके से फिर हम मैक्सिमम वैल्यू वाले क्वेश्चन में हमें ये डिफ्रेंशिएशन वाला मेथड ही लगाना पड़ता है। ठीक है, अब आप इसको अगर f डैश x को 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 3 हमारा आंसर है। अब नॉन मैथ बच्चा जिसको डिफ्रेंशिएशन का नहीं पता वो कैसे करेगा, देखो। तो देखो ये है हमारा स्क्वायर वैल्यू। आप x की वैल्यू नेगेटिव पुट करो, आप x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करो, जो इसका x का स्क्वायर करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव ही आएगा तो मतलब वैल्यू इंक्रीज़ हो गई आएगी। तो हमें चाहिए लीस्ट वैल्यू, मतलब इसको तो हमें बिल्कुल ज़ीरो ही करना पड़ेगा, तभी हम इसकी लीस्ट वैल्यू बनाएंगे। बाकी आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, आप x को -1 पुट करो से, तो -1 -3 -4 का स्क्वायर करेंगे 16 में 8 प्लस करेंगे 24 हो जाएगा। आप x को 1 पुट करो, 1 -3 कितना -2 का स्क्वायर कितना 4, 8 में 4 प्लस किया तो 12। ऐसे आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे वैल्यू बढ़ के ही आएगी। आप बस इसको 0 ही करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है, तो स्क्वायर वैल्यूज़ को हमें 0 ही करना पड़ता है, ये याद रख सकते हो आप, तभी हमें लीस्ट वैल्यू मिलेगी। दैट्स इट। बाकी ये अगर आप ये सीख पाए, अगर आपको इतना बेसिक आता है डिफ्रेंशिएशन वगैरह की, कांस्टेंट 0 हो जाते हैं, पावर आगे आ जाती है, फिर यहाँ पे ये कांस्टेंट था ये भी 0 हो गया, और यहाँ पे 2x की पावर 1 है तो ये 1 आगे आएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा और x गया। तो ऐसे करके कर सकते हो आप। ठीक है, दैट्स इट, आगे बढ़ जाते हैं। अब एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे लंबे चौड़े क्वेश्चन को देख के कई बार मन घबरा जाता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं। सम ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ 21। वो बोल रहा है कि हाइट और रेडियस का सम कितना है 21, और जो रेडियस है वो छोटा है हाइट से, ये भी लिख लिया हमने। फिर उसने कहा कि कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2πr/h जो है 616 है। आपको वॉल्यूम निकालनी है, मतलब आपको πr² निकालना है। अगर RH मिल गया तो कुछ भी नहीं है सवाल। ठीक है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 2 × 22/7 × r × h इज इक्वल टू 616। 11 से 2 बार, 11 से 55, 11 से 6, 4 से 14 टाइम्स, तो RH आ गया हमारा 14 × 7। अब यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल ऑब्जर्वेशन करें तो हमारा सोल्व हो जाएगा। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 14 × 7 हो और हमें उनका सम कितना हो 21। तो इन दोनों का सम कितना होता है 21। तो हमें नंबर मिल नहीं गए, सामने ही हमारे नंबर है कि हमारा h जो है वो 14 है, हमारा r जो है वो 7 है, और इन दोनों का सम कितना होता है 21। वही हमें चाहिए था। हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है।
ठीक है, इतना ही हमें करना है। तो अभी आर और एच, आर की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, वॉल्यूम निकालो। अभी इतना भी इस वीडियो में थोड़ी ना करेंगे, ये तो आप लोगों को करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये अभी इस सवाल में कुछ भी नहीं है, इसमें आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी बताऊंगा ट्रायंगल की, लेकिन ये आपको अन्य सवाल करने में मदद करेगा। प्रॉपर्टी सीख लो। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, बहुत ईजी है, याद हो जाएगी अभी। राइट एंगल एट C। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा C से हाइपोटेन्यूज की तरफ, ओके, जिसको नाम दे दिया P इज़ द लेंथ, P इसकी लेंथ है। ठीक है, नाम मान लो हमने क्या दिया, D दे देते अपनी मर्ज़ी से, क्वेश्चन ने नहीं दिया। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि BC कितना है, A है, AC कितना है, B है, और AB कितना है, C है। तो आप इतना याद रखो कि इस लंबी वाली का प्रोडक्ट, हाइपोटेन्यूज का प्रोडक्ट और परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट बराबर होता है इन दो साइड्स के प्रोडक्ट के। अगर मैं लिख के बताऊँ आपको, तो ये और ये A मल्टीप्लाई B इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई C, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए एक बार। हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय दिस परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू अदर प्रोडक्ट ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, AB इज इक्वल्स टू PC, ये इसका आंसर है। तो ये इसका आंसर है। ये आप प्रॉपर्टी याद रखिए, आपके बहुत काम आएगी। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी सीखो, ये प्रॉपर्टी ट्रेपीजियम की है, ये आ जाती है, पिछले साल में तो नहीं आई है लेकिन उससे पहले आया करती थी। ठीक है, तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, जो कि कॉन्साइक्लिक है, तो मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, उसकी प्रॉपर्टीज इस पर लगेंगी। ठीक है, तो ये हमें बोल रहा है कि जो ABCD ऐसे करके, और AB जो है नॉन पैरेलल साइड्स है, तो बताओ AB और CD में रिलेशन क्या है। AB और CD में रिलेशन क्या होता है कि वो इक्वल होती हैं ऐसे केस में। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन है कि ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल होंगी, और ये दोनों तो पैरेलल होती हैं और ये दोनों इक्वल होती हैं, इसलिए इनको इस केस में ये कॉन्साइक्लिक होती हैं। इतना आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या है, ये। ठीक है, आगे बढ़ जा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिगर बनाने की कोशिश ही नहीं करते कि यार इसमें टाइम जाएगा, और कई बार फिगर बनते क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कोई कंसेप्ट भी नहीं लगाना होता है। ये उसी की एग्जांपल है। तो एक सर्कल है, बन जा। ठीक है, एक सर्कल बन गया। उन्होंने कहा है कि इसका रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ए पी बी एक आर्क है, इसका सेंटर हम ले लेते हैं कुछ भी O। ठीक है, और उसने कहा C जो है वो मिड पॉइंट है AB एक कोड है, C उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, ये रेडियस हमें दिया हुआ है 14 दिया है। ठीक है, तो उसने कहा है जो PC है वो 7 है, ये PC जो है ये 7 है। देखो मेरी बात सुनो, ये सेंटर है, ये पूरा कितना होगा, 14 होगा ना, रेडियस है ये पूरा रेडियस है। तो ये 7 दे दिया, तो ये कितना हो, ये भी 7 होगा ना, तो इसको भी 7 बना देते हैं हम, ये भी 7 हो गया फिर। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, हमें AP चाहिए, हमें चाहिए AP। मैं कलर चेंज करता हूँ, रुको, हमें चाहिए ये AP। अभी अपने पास ऑप्शन है, यहाँ तो हम वो साइन थीटा लगा के एंगल निकालेंगे, एंगल के हिसाब से हम फिर से सोल्व करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है कि ये रोम्बस बन रहा है आपके सामने। ठीक है, ये 14 ये भी बराबर होंगी। ठीक है, तो ये इसका ऑपोजिट है 14 सेंटीमीटर। तो इससे हम गेस कर सकते थे कि इसका आंसर भी 14 होगा, और इसका आंसर 14 ही है, बिकॉज ये रोम्बस बन रहा है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको बता दिया कि आप साइन थीटा लेके सोल्व कर सकते हो इसको। अभी एक बार साइन थीटा भी देख लेते हैं। तो मैं इस एंगल को मान रहा हूँ थीटा, क्या मान रहा हूँ, थीटा। तो मेरे को अगर ये एंगल निकालना है, तो मेरे पास दो साइड है, एक बेस है और एक हाइपोटेन्यूज है। तो हम कोस थीटा लेंगे, कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा 7, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 14, तो ये आ गया 1/2। थीटा कितना हो गया हमारा 60 डिग्री, थीटा हमारा हो गया 60 डिग्री। तो मतलब ये एंगल कितना है 60 डिग्री, और ये क्या है रेडियस, ये भी क्या है रेडियस, मतलब ये इक्वल साइड्स हैं, इक्वल साइड्स है मतलब उसके एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये भी कितने आ गए 60। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 14 सेंटीमीटर, ये भी 14, तो ये कितना होगा 14। तो ये ऐसे भी सोल्व हो गया। बाकी आप फिगर के हिसाब से देख सकते थे।
तो ऐसे क्वेश्चन में एक बार जैसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं उसे कर लो, फिर एक बार ऐसे जो क्वेश्चन है उन्हें ड्रॉ करके ज़रूर देखो। अब ये पिछले साल का क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, है ना। तो इस एक बार ड्रॉ करके ज़रूर देखो, फिर हमें फिगर हेल्प करती है यार कि ये रोम्बस बन रहा है, इसका 14 ही होगा, तो 14 मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा आप कर सकते हो जब आपने पहले अपने क्वेश्चन कर चुके हैं, जो आपको आते हैं आप उनको कर चुके हो, देन यू कैन डू दिस टाइप ऑफ स्टफ। आगे बढ़ जाते हैं एक बार, है ना। ओके, दिस इज़ ए प्रैक्टिस क्वेश्चन, बेसिक है और ये इम्पोर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी CDS पूछ लेता है और हमें आती नहीं उस टाइम, तो हम लगता है कि मुश्किल क्वेश्चन है, बल्कि इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो वो हमें क्या बोल रहा है कि P&Q दो पॉइंट है सर्कल में जिसका सेंटर O दिया है, R उसके माइनर आर्क में एक पॉइंट है P&Q के, टेंजेंट ड्रॉ करी P&Q पे S से, P&Q पे टेंजेंट ड्रॉ करी, ये एंगल दिया और ये एंगल निकालना है, फिगर ड्रॉ करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। तो मैंने सर्कल बना लिया, सर्कल थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने सर्कल बना लिया। ठीक है, सर्कल का सेंटर हमें उसने O दे दिया। ठीक है, P&Q दो पॉइंट दे दिए। ठीक है, माइनर आर्क पे उसने R दे दिया। फिर उसने कहा है कि P और Q पे टेंजेंट ड्रॉ कराई है S से, तो P और Q पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा दी S से। ठीक है, उसने कहा है PSQ कितना है, 20 है, PSQ कितना है, 20 है। ठीक है, इसको भी जोड़ देता हूँ मैं। फिर उसने मेरे को कहा कि तुम मेरे को बताओ PRQ कितना होगा, ये कितना होगा, X मान लेते हैं। ठीक है, अभी आपको इतना पता है कि ये एंगल 90 डिग्री होता है, बिकॉज रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, ये हमारी टेंजेंट है, तो ये परपेंडिकुलर होंगी। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, इतना देख लिया हमने, ये 90 हो गया। अब इनका सम, ये ऑपोजिट 90 है, मतलब 180 बना दिया। अब इन दोनों को मिलके भी 180 बनाना पड़ेगा, तभी 360 बनेगा। ठीक है, तो ये अगर 20 है तो इसको 160 होना पड़ेगा, तभी 180 बनेगा। और पूरे क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होगा, 360 होगा। तो इस बिहाफ पे मैंने इसको लिख दिया 160। अब ये अगर 160 है, तो अगर मैं यहाँ पर एक एंगल ले लूँ उसकी मेजर आर्क पे, तो ये एंगल हाफ होगा। हमें पता है कि कोई भी कोड, ये PQ क्या है, कोड है, कोई भी कोड जो एंगल सेंटर पे बनाती है उसका आधा एंगल वो सर्कल पे बनाती है। अगर सेंटर पे वो 160 बना रही है कोड हमारी, तो सेंटर पे सर्कल पे कितना बनाएगी, 80 बनाएगी, हाफ। तो हमारा ये वाला एंगल कितना हो गया, 80 हो गया। अब ये देखो, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, आप बोलोगे यस बन रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, आप बोलोगे होता है। तो ये 80 है, तो ये कितना होगा, 100 होगा। सेंचुरी बच गई, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इजी है ना। तो इजी है तो फिर कर लेना, आप भी एग्ज़ाम में आएगा ये। ठीक है, तो अभी ये हाइट एंड डिस्टेंस पे आ चुके हैं। तो इस प्रश्न में आ गए हम हाइट एंड डिस्टेंस के। आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा इस प्रश्न में, आप बोलोगे क्या है यार, ये पहले पता होता तो मैं पिछली बार भी इस सवाल को करके आता। तो दो पोल है, एक 10 मीटर है, एक 15 मीटर है, और ये 25 मीटर अपार्ट है। ठीक है, ये ऐसे करके गया, ये ऐसे गया, हमसे उसने ये हाइट पूछी है, ये हाइट बताओ। तो ये बहुत इजी है, 1/h इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। आपको ये करना है, h की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, ये आप सोल्व कर लोगे, मेरे को पता है। अब मान लो कि ये वैल्यू वो 100 कर दे, 200 कर दे, 1000 कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सोल्व ऐसे ही होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हाइट है ये इंडिपेंडेंट होती है, इसका डिस्टेंस कितना फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इसकी हाइट कंसिडर करेंगे, इसके हाइट कंसिडर करेंगे और हम इस हाइट को निकाल लेंगे। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना एक बार। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं हम। तो ये फिर से हमने एक हाइट एंड डिस्टेंस लिया है, बिकॉज हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आना ही आना है, और ये आपको करना ही करना है, बिकॉज ये इतना मुश्किल नहीं आता है, ईजी आता है, बन जाता है। ठीक है, शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज़ 40 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द सन इज़ 30 डिग्री टू 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो एक हाइट है टावर, मतलब एक टावर है जिसकी हाइट हमें निकालनी है, से h। ठीक है, जब 60 मीटर लॉन्गर है व्हेन द हाइट इज़ 30 डिग्री टू 45 डिग्री। तो आप मेरे को ये बताओ कि लेंथ लंबी कब होगी, जब 30 डिग्री है कि 45 डिग्री है।
तो आप इतना याद रखो कि जैसे जैसे एंगल कम होता जाता है शैडो हमारी लंबी होती चली जाती है। ठीक है, पहले मैं 45 डिग्री का केस बना रहा हूँ। मान लो सन हमारा 45 डिग्री पे है। ठीक है, तो जो वो शैडो बनाएगा उसका एंगल भी 45, tan 45 करेंगे तो ये डिस्टेंस भी कितना आ गया, h आ गया। अब अगर हम 30 डिग्री वाला केस बनाएं, ठीक है, सन हमारा 30 डिग्री पे, शैडो हमारी ये हमारा h है, ये एंगल 30 डिग्री है। शैडो हमारी अब 60 मीटर लंबी हो चुकी है, तो ये h प्लस 60 है। अब यहाँ पे आप tan की वैल्यू लगा दो। tan 30 कितना होता है, 1/√3। ये हमारा h है, ये हमारा h प्लस 60 है, ये h प्लस 60 हो गया, ये हमारा √3h हो गया। ठीक है, फिर ये √3h माइनस h इज इक्वल टू 60, h कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 60, h इज इक्वल टू 60 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, तो 3 माइनस 1 2, यहाँ आएगा 2, ये 2 से 30 टाइम्स, h हमारा आ गया 30 √3 प्लस 1। देखो ऑप्शन है ये 30 √3 प्लस 1, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, तो सीखने वाली बात क्या थी, कुछ भी नहीं थी। पहले हमने 45 डिग्री का केस ड्रॉ किया, उससे हमें ये मिला। फिर हम 30 डिग्री का केस ड्रॉ किया, उसमें हमें पता लगा कि इसकी अभी जो शैडो है वो 60 मीटर लंबी है। जैसे जैसे एंगल कम होता जाएगा शैडो बढ़ती जाएगी, याद रखना। तो अब इसमें अगर हम tan थीटा लगाएंगे तो हमारी h की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। tan थीटा लगाया, h की वैल्यू निकाल दी। tan थीटा होता है क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो हमने लगाया है यहाँ पे। इतना ही करना था इस सवाल में। ठीक है, ये सब वो सवाल है जो कभी ना कभी CDS में आए हैं, बस पिछले साल नहीं आए पर कभी ना कभी तो आए। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन कर रही है, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का लिए। कितने क्वेश्चन और रह गए, तो 12 पे आ चुके हैं। ठीक है, फ्लैग स्टाफ स्टैंड ऑन अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 10 मीटर। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 10 मीटर है, उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, वो पता नहीं कितना है। एट डिस्टेंस 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग से 20 मीटर अवे द फ्लैग स्टाफ एंड द बिल्डिंग सबटेंड इक्वल एंगल, दोनों इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब समझो। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखने वाला है। दोनों सेम एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो मतलब ये जो है, ये इसका टॉप है, इस पॉइंट पे मान लो अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, और ये जो फ्लैग स्टाफ है ये भी इस पॉइंट पे अल्फा एंगल ही सबटेंड कर रहा है। अब आप लोगे कैसे, वो ऐसे कि हमने ये एंगल लिया है कि यहाँ तक का एंगल, ये अल्फा है। ठीक है, उसके बाद हमने फ्लैग स्टाफ के लिए सिर्फ इतना ही लिया है। हम फ्लैग स्टाफ का एंगल पूरा नहीं ले रहे, सिर्फ जितना फ्लैग स्टाफ कर रहा है उतना ही ले रहे हैं, इतना ही। ठीक है, इसलिए ये भी अल्फा है। तो पूरा कितना हो गया, ये पूरा कितना एंगल हो गया, 2 अल्फा। ठीक है, हम फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी मान लेते हैं, f मान लेते हैं। अब tan अल्फ़ा लगाओ बारी बारी से इसमें। पहला tan अल्फ़ा लगेगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 10/20 इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया। उसके बाद tan 2 अल्फ़ा लगाओ, tan 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 प्लस f अपॉन 20, ये आ गया। अभी यहाँ से आगे वो कर पाएगा जिसको tan 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला पता है। तो tan 2 अल्फ़ा होता है हमारा 2 tan अल्फ़ा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये फॉर्मूला हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, इसकी जगह पे 2 tan अल्फ़ा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 प्लस f अपॉन 20। अब यहाँ पे हमारे पास tan अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, तो वो यहाँ पुट करो, यहाँ भी पुट करो, f की वैल्यू निकालो और कमेंट करो। कमेंट कर दो यार, मेहनत करी जा रही है आपके लिए, क्वेश्चन लेके आए हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। आपको देखो ट्रिग्नोमेट्री में कितने फॉर्मूले याद होने चाहिए, सिंपल थीटा वाले, 2 थीटा वाले और 3 थीटा वाले, इतने आपको याद करके जाओ। ये तो बेसिक है, ये करने ही करने। ठीक है, और दूसरे वाले a प्लस बी वाले, फिर कोस a प्लस कोस बी वाले, कोस a प्लस बी वाले, ये वाले करके जाओ। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, तो हेल्प हो जाएगी आपकी बहुत ज़्यादा। एक मतलब एक फॉर्मूला हल्का सा याद करने से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और कई बार जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा होता है कि ये फॉर्मूला ही प्रॉपर्टी है, मतलब हल्का सा अगर हम फॉर्मूला में कुछ चेंजेस करें तो हमारा आंसर निकल आता है।
तो उस तरीके के सवाल भी आते हैं ट्रिग्नो में। तो आप ट्रिग्नो के फॉर्मूलाज जरूर, अगर आपने ट्रिग्नो स्किप किया है तो आप एटलीस्ट उसके फॉर्मूलाज जरूर देख के जाएँ। तो आपके ट्रिग्नो के अगर 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं तो चांसेस बनेंगे कि आप 2 से 3 सोल्व कर लोगे अगर आपने फॉर्मूलाज पढ़े हैं। आगे पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे अब। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस बी एक्स। लेट द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ यूनिट साइड लेंथ बी वाई। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले तो एक सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना यूनिट, मतलब एक मान सकते हैं हम, एक उसका रेडियस है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल का कोई स्क्वायर रखें, ऐसे इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का स्क्वायर रखते हैं, ये कितना है 1, ये कितना है 1, ठीक है। डायगोनल कितना हो गया 2, डायगोनल हो गया 2, मतलब √2 साइड इज इक्वल टू 2, साइड कितना आ गया 2/√2, साइड कितनी आ गई √2, स्क्वायर की साइड कितनी आ गई √2। अभी इतना आपको होना चाहिए यार कि ये कैसे निकाला मैंने। ये देखो हल्का सा बताता हूँ, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, डायमीटर हो गया, डायमीटर कितना हो गया 2, डायमीटर इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द √2 टाइम्स द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने साइड निकाली, साइड आ गई √2। तो इसका एरिया निकालेंगे, एरिया इसका स्क्वायर कर देंगे, कुछ नहीं करना, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो ये मतलब हमारा x है, x इक्वल टू कितना है हमारा 2। उसके बाद बोल रहा है कि अब ये एक स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर बना लिया हमने। इसके साइड कितनी है 1 1 1 यूनिट लेंथ। इसके अंदर एक सर्कल बना दिया मैक्सिमम पॉसिबल का, मैक्सिमम पॉसिबल का हमने सर्कल बना दिया, ठीक है। इसका डायमीटर कितना है 1, रेडियस कितना हो जाएगा इसका 1/2, ठीक है। इतना हमको पता लग गया ना कि इसका डायमीटर मैंने 1 कैसे लिया। ये देखो ना, ये पूरा इसके बराबर होगा ना, ये 1 है तो इसका डायमीटर भी 1 होगा, तो रेडियस कितना होगा 1/2। अब इसका एरिया निकालो। इसका एरिया गिवन कितना है हमें, इसका एरिया हमें y गिवन है। एरिया होता है क्या है πr², मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो y कितना आ गया हमारा π/4, ये हमारा y आ गया। अभी हमसे इसका रिलेशन पूछा है, x और y का रिलेशन पूछा है। तो रिलेशन करने के लिए हमें कुछ कंपेयर करने के लिए चाहिए। तो कंपेयर करने के लिए मेरे को यहाँ पे 4 दिख रहा है कि मैं इसको भी 4 बना दूँ, यहाँ से भी 4 मिल जाएगा, तो कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको 4 बनाऊँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 4 इज इक्वल टू 2x, दोनों साइड मैंने 2 मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ से मैं अगर 4 की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से 4 की वैल्यू आ जाएगी π/y। दोनों तरफ से 4 की वैल्यू कंपेयर करा दो, मतलब 2x इज इक्वल टू π/y, ठीक है। यही है, देखो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू π/4। इसके बाद हमें इसे डिवाइड कराना है। रिलेशन निकालने के लिए हम इसे कंपेयर भी करा सकते हैं, पर कंपैरिजन से फॉर्मूलाज नहीं बन रहे हैं। हम डिवाइड कराएंगे तभी फॉर्मूलाज हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इसको डिवाइड कराते हैं, x डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई y/4। तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 8/π। तो इसके बाद हमारा आंसर बन जाएगा x पाई इज इक्वल टू 8/, जो कि हमारा ऑप्शन है डी, ठीक है। इतना करना है। हो सकता है कि अगली बार आपसे किसी और तरीके के ऑप्शन, किसी और तरीके के रिलेशंस यहाँ पे मिले। तो ये क्वेश्चंस थोड़े बहुत चेंज होते हैं इसी तरीके से, ठीक है। जैसे अभी इसमें डिवीजन से हमारा आंसर आया, अगली बार हो सकता है कि आपको यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी बने, तो उसके बाद आपका आंसर बने, ठीक है। तो उस तरीके से भी आपके ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे। आने वाले एग्जाम्स में ऐसा हो सकता है। लेट्स टेक अ एग्जांपल कि यहाँ से आप x इक्वल टू 2 है, तो मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम कि 4 इज इक्वल टू 2x, है ना। तो यहाँ पे 4 की जगह वैल्यू पुट करो, y इज इक्वल टू π/2x, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि 2y इज इक्वल टू π/x। तो ये भी तो एक रिलेशन बना x और y का। तो ऐसे करके कोई भी ऑप्शन आ सकता है, आपको वो ऑप्शन बनाना आना चाहिए। ऑल राइट, ठीक है। फ़िलहाल के लिए ये हमारा आंसर है जो कि डिवीजन से आया है। आगे बढ़ जाते हैं हम। ये कितना नीचे, एक बढ़िया क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन सीडीएस का फेवरेट है। पूछता है आपसे वॉल्यूम कंपेयर करो। जब भी एक शेप को दूसरी शेप में हम कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम का कंपैरिजन होता है। जब भी एक शेप से हम 3-4 शेप बना देते हैं, वॉल्यूम का कंपैरिजन होता है। जब भी एक मान लो एक स्फेयर है, उसे 3-4 स्फेयर बना दिए,
और हमसे पूछ रहा है बताओ कितने स्फेयर बने, रेडियस गिवन है। हम वॉल्यूम कंपेयर करते हैं, बस जो छोटे वाली की वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई बाय n कर देंगे। तो ये थी बोनस नॉलेज, ये आपके लिए काफ़ी थी इतनी। अभी हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। इस सवाल में हमें वो बोल रहा है कि एक स्फेयर है, उसको सिलेंडर बना दिया, बताओ सिलेंडर का डायमीटर कितना। ठीक है, मतलब एक फिगर एक में चेंज हुई है, कोई n की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि गिवन क्या है। यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है, यहाँ पे हमें लेंथ गिवन है, यहाँ पे हमें डायमीटर ही निकालना है। ठीक है, कई बार डायमीटर पूछा होता है, हम रेडियस निकालते हैं और मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो ये चीज़ हमें अंडरलाइन कर लेनी है क्वेश्चन पेपर पे कि चाहिए क्या, गिवन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई r³ माइनस r³। ये जब होलो होता है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसको इक्वल्स टू कर देंगे, पाई r² हमें निकालना है मल्टीप्लाई बाय h। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई से पाई तो कट गया। ठीक है, 4/3 रेडियस निकालेंगे, ये हमें डायमीटर गिवन है, ये डायमीटर है। रेडियस निकालेंगे तो हो जाएगा 5 और 3, तो ये 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू r² मल्टीप्लाई h कितना गिवन है, 3 to 6 7 8 8/3। ये 3 से ये 3 गया, ये 4 से ये 2 टाइम्स, तो मतलब हमारे पास बचा 2r² इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27 मतलब 98। तो r² आ गया हमारा 49, r आ गया हमारा 7, डायमीटर हो गया हमारा 14। अभी मैंने अंडरलाइन किया था, मेरे को याद था कि डायमीटर पूछा है, ऐसे आप भी अंडरलाइन कर लोगे तो याद रहेगा। तो 14 पूछा है, मतलब डायमीटर पूछा है, तो 14 हमारा आंसर है। हम आगे बढ़ जाएंगे, ये स्लाइड खाली क्यों रह गई। ठीक है, अब ये सवाल करेंगे हम पिछले साल का। तो ये सवाल हमें क्या कह रहा है, ये सवाल हमें कह रहा है एक वायर है जिसको हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में बनाया हुआ है, तो उसका एरिया ये आया। अगर उस वायर को हम सेमी सर्कल में बना देते हैं तो बताओ सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 a² इज इक्वल्स टू 36√3। ये 3√3 से √3 किया, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूँ तो ये हो जाएगा a/2 इज इक्वल्स टू 6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अगर पेरीमीटर निकाल ले हम उस ट्रायंगल का तो 3a मतलब 36, मतलब ये लेंथ है वायर की। अब इस लेंथ के साथ हम एक सेमी सर्कल बना रहे हैं। सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, πr + 2r, ये होता है सेमी सर्कल का पेरीमीटर। पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, उसका हाफ कर देंगे, हाफ करेंगे तो πr आया। फिर ये 2r कैसे आया, ये वाला तो जो है, जो ये वाला है सेमी सर्कल का, ये तो πr हो गया। सेमी सर्कल में ये भी तो है, डायमीटर भी तो है ना, तो उसका 2r भी तो आएगा। या तो d लिख दो, पर d को भी तो आपको 2r लिखना पड़ेगा, r कॉमन निकालोगे। तो ये बता दिया मैंने, ये आप याद रख लो, इतना काफ़ी है याद करने के लिए, सॉरी अभी के बताने के लिए। ठीक है, तो ये इसका कितना है, मतलब ये 36 है। ठीक है, आर हमें निकालना है, यस आर हमें निकालना है, और आंसर पाई में ही है, तो हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से आर कॉमन निकालो, ये अंदर बचेगा पाई + 2 इज इक्वल टू 36। आर कितना आ गया आपका, 36 डिवाइडेड बाई पाई + 2। देखो ऐसा कुछ फॉर्मूला है क्या, नहीं है। अब देखो एक बार के लिए आपने देखा कि यार नन ऑफ दीज है, लेकिन बाकी जो मेरा आंसर आया वो ऑप्शन में मैच नहीं हुआ, तो आपका एक बार के लिए मन करेगा कि कहीं गलत तो नहीं कर दिया मैंने, कहीं 18 तो नहीं है, तो आप गो थ्रू कर लो। इसलिए जो हम रफ वर्क करते हैं ना जो सीडीएस में, वो इतना वेस्ट नहीं करना है कि आप आंसर अगर चेक करने जाओ तो आप कर ही ना पाओ, आपको दोबारा सॉल्व करना पड़े, वो टाइम ख़राब हो जाएगा। तो आप एटलीस्ट जो नन ऑफ दीज वाले क्वेश्चन है, ठीक है, नन ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन है, उसको आप अच्छे से करें, ताकि अगर आपका आंसर अलग भी आता है तो आप रीचेक उसको इजीली कर सकें। अभी जैसे थोड़ा मैंने साफ़ सुथरा ही किया तो मैं इसको रीचेक कर सकता हूँ, और इसका आंसर नन ऑफ द अबव ही है, वो मैंने एआई से चेक करवा लिया। ठीक है, तो लेकिन आपके पास तो एआई नहीं है एग्जाम में, तो आप कैसे चेक करोगे। तो नन ऑफ द अबव वाले क्वेश्चन आपको नीट एंड क्लीन सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसको ऐसे मत करना कि ऐसे थोड़ा थोड़ा गुचू मुचू करके लिख दिया, अच्छे से करके करना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, कोनिकल टेंट है जिसका एंगल 60 डिग्री है वर्टेक्स पे, उसका कर्व सरफेस एरिया इतना है, तो वॉल्यूम बताओ कितनी होगी। ठीक है, ऐसे करके कोनिकल टेंट है, ठीक है, जिसका एंगल एट द वर्टेक्स कितना है, 60 डिग्री है।
ठीक है, उसका कर्व सरफेस एरिया इतना है और उसकी वॉल्यूम। देखो, जब भी हमें सेमी वर्टिकल एंगल, आपने सुना होगा, हमें कोन में सेमी वर्टिकल एंगल चाहिए होता है, उसी से हमारी सारी चीज़ें सोल्व होती है। पूरा वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है, सेमी वर्टिकल कितना आ गया 30 डिग्री, हम 30 में डील करेंगे। ठीक है, इसको 30 लिख देता हूँ मैं, चीज़ें याद रखना। अब ये 90 डिग्री है, तो साइन थीटा कोस थीटा लगा के सब चीज़ें निकाल लो। ठीक है, साइन, इसको मैं आर ले रहा हूँ, इसको मैं एच ले रहा हूँ, इसको मैं एल ले रहा हूँ। ठीक है, साइन थीटा लगाएंगे सबसे पहले। अगर हम साइन थीटा कितना होता है 1/2, और वो होता क्या है परपेंडिकुलर, वो आर है, हाइपोटेन्यूज वो एल है, तो आर एल हमारा जो है वो 2r के बराबर है। एक रिलेशन ये मिल गया। दूसरा कोस थीटा लगाओ, कोस 30 कितना होता है √3/2, और कोस होता क्या है वो h/l, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा h जो है वो आ गया √3/2l। ठीक है, अगर हम यहाँ से l की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो h कितना आ गया √3/2, l की वैल्यू 2r, तो ये 2 से 2 गया, h की वैल्यू आ गई √3r। तो ये आ गया, ये रिलेशन बन चुके हमारे पास विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल जो हमें गिवन था। इसका कुछ तो यूज़ होगा, तो उसका यूज़ यही था कि भाई रिलेशन बना के रख लो, आगे काम आएंगे। ठीक है, अभी वो बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया तुम्हें दे रहा हूँ मैं 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया तूने दे दिया हमको, πr/l दे दिया हमें 100। ठीक है, अभी यहाँ से l का वैल्यू डाल दो। l कितना है 2r, बिकॉज हमें क्या निकालना है वॉल्यूम, हमें l चाहिए नहीं, हमें r चाहिए, तो r निकालेंगे यहाँ से। r ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 2r, तो ये 100, ये 2 से जाएगा 50 टाइम्स, πr² = 50। तो r² कितना है निकाल के रख लेते हैं वैसे, 50/π, तो r कितना आ जाएगा √50/π। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 25 × 2 है, मतलब 5√2/√π, ऐसे करके आएगा कुछ। तो ये निकाल के रख लिया मैंने, काम आएगा। अभी उसने हमसे पूछा है कि तुम वॉल्यूम निकाल दो टेंट का। टेंट का वॉल्यूम होता क्या है, टेंट का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h। तो πr² तो हमारे पास सीधा सीधा 50 है, तो उसे तो 50 डाल देंगे। ठीक है, अभी हमें चाहिए h कितना है √3r, तो r का वैल्यू ये है, उससे √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब √3 मल्टीप्लाई करेंगे इस r की वैल्यू से, तो h का काम h का हल हो जाएगा। तो यहाँ पे 5√2 × √π। अब इसको ध्यान से सोल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पे एक √3 है, इस √3 को काटूंगा तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 50 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 250 √2, और इनको कंबाइन कर दो तो ये हो जाएगा √3π। ये हमारा आंसर है और ये ऑप्शन है, ये देखो ये वाला ऑप्शन है 250 √2 √3π, 250 √2 √3π। तो ये आपका आंसर है। देखो सिंपल, मतलब पहले रिलेशन बना के रख लिए, पता था कि काम आएंगे, तो वो यहाँ पहला रिलेशन जो यहाँ ये बनाया था वो यहाँ काम आया। r की वैल्यू πr² मिला और r की वैल्यू मिली। फिर जो ये रिलेशन बनाया था वो यहाँ फाइनल आंसर निकालने में काम आया, h की जगह सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर आया। तो ऐसा रिलेशन बना के रख लेंगे पहले ही, तो काम आता है, क्योंकि अगर सोल्व करते करते हम दोबारा देखेंगे तो टाइम ज़्यादा ख़राब होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कितने सवाल रह गए, बहुत लंबा खिंच गया वीडियो। 7 क्वेश्चन और है। A bucket is in the shape of frustum of the cone of height this, radius of the edge is this, determine the capacity। हमें वॉल्यूम निकालना। तो इसमें खेल किसका है, सारा फॉर्मूले का। फॉर्मूला याद होगा तो ये क्वेश्चन सोल्व है, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा, सोल्व आप लोग करोगे। वॉल्यूम = 1/3 π r² + r × h। मैं साइड में लिख रहा हूँ, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है 1/3 π r² h। तो ये भी कुछ वैसा ही तो है, 1/3 π तो वैसा ही रहा। r², इसमें अब 2 r हैं तो दूसरा r भी तो लाना पड़ेगा, तो इसका भी स्क्वायर आया, इसका भी स्क्वायर आया, दोनों का प्रोडक्ट भी आया, और सब प्लस में, कुछ भी माइनस में नहीं है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हम इसका सब लिख लेते हैं, हम इसका कर्व सरफेस एरिया भी लिख लेते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन कैसे निकालोगे। सबसे पहले कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πr/l, तो इसका क्या होगा πr + r × l। ये भी याद रखो आप, मतलब सब मिलता जुलता ही है कोन के साथ, बस 2 r हो गए तो दूसरे r को कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो प्लस कराते जाओ। जहाँ पे स्क्वायर हो रहा था तो वहाँ पे स्क्वायर प्लस कराओ, दोनों का प्रोडक्ट भी कराओ। अब टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं।
कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर प्लस एल, या हम ऐसे कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो इसमें आपके पास दो पाई आर स्क्वायर हैं, एक तो बड़ा पाई आर स्क्वायर, एक छोटा पाई आर स्क्वायर, फिर कर्व सरफेस एरिया पाई आर प्लस आर इंटू एल। तो ये टोटल सरफेस एरिया होगा फर्स्ट टर्म ऑफ द कोन। तो ये फॉर्मूलाज आप याद रखो, और अगर आपका मन है पढ़ने का तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप इसका आंसर भी निकालो। हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक प्लेग्राउंड है जो कि शेप ऑफ रेक्टेंगल में है, तो उसमें 100 रुपये लगे उसको स्टेबल करने के लिए इस पैसे के। तो ऐसा जब चीज़ें हमें ये डाटा जब दिया होता है ना कि 100 रुपया लगा जिसका कॉस्ट ये था, तो ये हमें एरिया देने के लिए उसने किया। ब्रेड्थ जो है वो 50 है, लेंथ को अगर हम 20 बढ़ा दें तो बताओ कितना खर्चा आएगा। ब्रेड्थ को सेम ही रखा उसने। तो सबसे पहले तो हम एरिया निकाल लेते हैं। 1000 रुपये खर्चा हुआ है, एरिया मान लेते हैं ए, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 25 से, तो खर्चा कितना हुआ है 1000। टोटल एरिया को जब हम पर मीटर स्क्वायर से की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो एरिया कितना आ गया हमारा 40। एरिया होता है क्या, एल बी 40। ठीक है, ब्रेड्थ कितनी है 50। रुक जाओ यार, देखो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ये 25 पैसे हैं, तो हमें इसे रुपीज़ में करना पड़ेगा। तो रुपीज़ में करने के लिए इसे हम डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो 25 से 4 टाइम्स, मतलब 4000 आपका एरिया आया। ठीक है, तो एरिया होता है क्या हमारा एल बी, जो कि 4000 है। ब्रेड्थ हमें कितनी गिवन है 50 इज इक्वल्स टू 4000। तो 0 से 0 गया, लेंथ आ गई हमारी 80। ठीक है, लेंथ आ चुकी है, ब्रेड्थ हमें 50 गिवन है, और लेंथ को उसने बढ़ा दिया, लेंथ को उसने 20 बढ़ा दिया, कर दिया 100। तो बताओ कितने पैसे अब लग रहे हैं। तो सबसे पहले तो एरिया निकाल लो इसका। एरिया निकल गया इसका एल बी 100 मल्टीप्लाई 50, और ख़र्चा कितना है 25 पैसे, उसको रुपीज़ में करना पड़ेगा। 25 से 4 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स, 25 5 ज़ा 125, मतलब 1250 रुपया भी खर्चा आ रहा है। ये रहा आपका 1250 रुपया खर्चा। ठीक है, बहुत इजी था, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैं तो जल्दी जल्दी थोड़ा बना रहा हूँ वीडियो, तो क्वेश्चन चीज़ें स्किप हो रही हैं। आपको वहाँ पे क्वेश्चन तसल्ली से रीड करना। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखने आए हो ना, तो मेरी बात ध्यान से सुन के जाना। क्वेश्चन को तसल्ली से रीड करना, जल्दबाजी में रीड मत करना। एक क्वेश्चन कम कर लेना, ठीक है। जो एक क्वेश्चन में आप 3-4 मिनट लगाने वाले हो, उस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आप तसल्ली से सोल्व करोगे ना, उनको पहली रीड जो करोगे वो अच्छे से कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जैसे कि ये पैसे में गिवन ऐसे अंडरलाइन कर दिया, ये मीटर में गिवन ऐसे अंडरलाइन कर दिया, ये मीटर में गिवन ऐसे अंडरलाइन कर दिया, तो चीज़ गलती होने की जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ओके दोस्तों, तसल्ली से रीड करना यार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन पॉलीगन वाले ना। तो ये इसके पहले फॉर्मूलास लिखा देता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ये 360 डिग्री होता है। हर कोई भी पॉलीगन हो, कितनी भी साइड हो, 360 ही रहेगा। तो अगर हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, तो वो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल का सम अलग अलग होता है, तो उसका सम भी अलग अलग होता है, एंड वो बाकी तो अलग अलग जो इंडिविजुअल एंगल्स है वो तो अलग अलग होंगे ही। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वो कितना होता है, नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 इंटू 180, ये होता है सम ऑफ इंटीरियर। तो ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, ये ईच होता है। अब मैं सोल्व नहीं करूँगा इस सवाल को, अब इस सवाल को आप रीड करो, आपको पता लग जाएगा कि फॉर्मूला लग के सोल्व हो जाना। डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज़ 120 डिग्री, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। ठीक है, उसने कहा है कि इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल में जो डिफरेंस है वो 120 डिग्री का है, तो बताओ नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। तो आप इसका डिफरेंस निकालोगे और इक्वल्स टू कर दोगे, मतलब n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n माइनस 360 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल्स टू 120। अब यहाँ से n निकालना मुश्किल थोड़ी ना यार, यहाँ से n आप निकाल सकते हो आराम से, तो उसे निकालो आप लोग और बताओ कितना आया। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी सेम क्वेश्चन, वो फॉर्मूलाज दिखा दिया आपको, तसल्ली से लिखा दिया, आप उनको तसल्ली से याद करो, उसके बाद इसको उन फॉर्मूलाज को यहाँ पे अप्लाई करो, आपका क्वेश्चन सोल्व है। और ऐसा क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा उन फॉर्मूला से,
तो उनको याद करके जाओ, ठीक है। द रेशियो ऑफ द इंटीरियर एंगल है टू द एक्सटीरियर एंगल इज दिस, द नंबर ऑफ साइड बताओ। तो इसमें उसने नंबर ऑफ साइड्स पूछी है, तो आप पहले इंटीरियर एंगल का क्या सम होता है, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई 360 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल्स टू 7/2। ये n से n गया, उसके बाद और सोल्व करो तो n की वैल्यू आएगी, तो वो आपका आंसर है, जो भी आपका आंसर होगा, कुछ भी होगा। तो आप खुद निकालो यार, अभी मेहनत करो, थक गया मैं, ठीक है। ये वेरीज वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसमें भी कुछ ट्रिक लग जाता है कई बार ना, तो कैसे लगता है वो देख ले एक बार। अगर एक बंदा भी यहाँ तक आया ना वीडियो के, तो वीडियो सफल है। तो क्वांटिटी ऑफ x वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ द y, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर, मतलब x जो डायरेक्टली वेरी करता है y स्क्वायर से, सॉरी इन्वर्सली करता है, तो x इन्वर्सली वेरी करता है y स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू के वाई। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो k लगा देते हैं। अब उसने बोला है कि जब x 4 था तो y 3 था, 3 का स्क्वायर 9, तो k कितना आएगा 36। तो उसने कहा कि x की वैल्यू निकालो, k 36 फिक्स हो गया, जब y 6 है तो वो 6 आएगा, सॉरी ये y का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 36, तो 6 कट गया, 1 आएगा। वही मैं सोच रहा था 6 तो है नहीं, तो 1 आएगा। तो ऐसे आपको गलतियाँ नहीं करनी है, मेरी गलतियों से आप लोग सीख के जाओ कि गलती नहीं करनी है, ठीक है। अभी ये भी, इसमें भी एक ही फंक्शन है, तो ये आप लोग करोगे, इसमें कुछ नहीं है। a वेरीज इन्वर्सली एज एक्स क्यूब, ठीक है, इन्वर्सली वेरी करता है एक्स क्यूब से, और डायरेक्टली एज y, तो मतलब a को ऐसा लिख सकते हैं हम, a इज इक्वल्स टू के वाई अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। उसके बाद उसने x दे दिया आपको, y दे दिया आपको, a दे दिया आपको, तो k की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, k की वैल्यू आ गई, वो फिक्स हो जाएगी। तो अभी आपको a निकालना है दोबारा, तो x3 दे दिया, y81 दे दिया, तो आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। जैसे पीछे किया वैसे ही इसमें होगा, तो कर लो उसे सोल्व। अभी ये चमकदार क्वेश्चन है ना, इसमें हमें पता कैसे लगा कि इसमें चमत्कार हो रहा है। चमत्कार का हमें ऐसे पता लगा कि इसमें दो चीज़ें हमें कंपैरिजन के लिए दी हैं। पहले तो ये दिया कि x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, f इक्वल टू 15। एक तो ये कंडीशन दे दी और एक ये भी दे दी। भाई दो कंडीशन क्यों दे रहे हो? दो कंडीशन वो इसलिए दे रहे हैं कि दो फंक्शन को कंबाइन करना आपको इस क्वेश्चन में। तो कैसे करते हैं वो भी देख लो। एक वाला तो देख दिया कि एक कंपैरिजन का था, एक फाइंड करने का था, तो सिंपल हो जाएगा। इसमें भी एक कंपैरिजन का था, एक फाइंड करने का, सिंपल हो गया। इसमें दो कंपैरिजन के, एक फाइंड करने का, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वेरीज डायरेक्टली विद द एक्स। तो ए क्या है, एक्स से डायरेक्टली वेरी करता है, और इन्वर्सली विद द वाई, तो ए इन्वर्सली वेरी करता है वाई से। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू, रुक जाओ इसे फंक्शन मान लेते हैं, एफ एक्स, ये भी फंक्शन है एफ एक्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स, कॉन्स्टेंट लगा दिया, प्रोपोर्शनलिटी हटा दी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू बी अपॉन वाई, कॉन्स्टेंट लगा दिया, प्रोपोर्शनलिटी। अभी इनको कंबाइन करो, एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। अभी आपको समझ आएगा कि क्यों ऐसा किया, कि उसने दो चीज़ें क्यों कंपैरिजन के लिए दी हैं। पहला कंपैरिजन x0 y1 f15, f कितना है, फंक्शन कितना है 15, x की वैल्यू 0 कर दी तो ये तो 0 हो गया। b हमें निकालना है y1 है, तो b कितना आ गया 15। अभी b आया, a तो निकालना पड़ेगा, दूसरा अभी हमारे काम आएगा। f कितना है, फंक्शन कितना है 2, a कितना है 1, तो यहाँ पे a बचेगा। b कितना आया हमारा 15, और y कितना है 15, तो a कितना आ गया हमारा 2। अब हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया, हमारे पास अभी a भी आ चुका है और b भी आ चुका है। तो अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, हम एफ एक्स निकाल सकते हैं यूज़ इसके लिए, x इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3, वो आप लोग निकालोगे, ठीक है। इतना आप करो, बता दिया आपको कि दो चीज़ें जब कंपैरिजन के लिए दी है हमने, तो वो इस तरीके से बनेगा फंक्शन, और इस तरीके से वैल्यूज़ आएंगी। आप एक साथ करके देख लो, आंसर आएगा नहीं, सोल्व नहीं होगा, ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, ऐसे ही ऑप्शन मैच करेगा इसमें, ठीक है। तो ये पिरामिड वाले क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं चक मार के आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि पिरामिड
इज इक्वल्स टू कोन, प्रिज्म इज इक्वल्स टू सिलेंडर। इतना याद रख लिया तो 50% क्वेश्चन सोल्व हो गया। बाकी फॉर्मूला सारे सेम होते हैं। ठीक है, अभी ये बोल रहा है पिरामिड, तो मैं साइड में लिख के रख लूँगा कि कौन का कंसेप्ट लगेगा भाई। तो बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, साइड कितनी है 20 स्लांट एज कितना है 30, वर्टिकल हाइट पूछी है हमसे। ठीक है, स्लांट एज कितना है 30, ये जो ये जा रहा है ये 30 है, हमसे उसका वर्टिकल हाइट पूछा है, ये वाला जो यहाँ से ऊंचा कितना है। ठीक है, तो वर्टिकल हाइट निकालने के लिए सबसे पहले इसका इन रेडियस अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस कैसे निकलता है, साइड अपॉन 2√3, ये इसका इन रेडियस होता है। नॉलेज के लिए देख लो, अगर सर्कम रेडियस निकालना हो कभी, देखो इन रेडियस क्या है, जो इसके अंदर बन रहा है उसका रेडियस मैंने स्मॉल आर लिया है, वो ऐसे निकालेंगे, साइड डिवाइडेड बाय 2√3। सर्कम रेडियस जो इसके बाहर बन रहा है उसका रेडियस अगर कहीं पूछ ले आपसे तो वो होता है साइड अपॉन √3। ये नॉलेज के लिए है, इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं है, इस क्वेश्चन में इसका यूज़ है। तो आर कितना आ गया हमारा, इन रेडियस कितना आ गया, साइड हमें 20 की बना है 2√3, तो 10√3 आ गया। अभी अपना वही फॉर्मूला कि ये स्केयर इज इक्वल्स टू एच स्केयर प्लस आर स्केयर, जो कौन में यूज़ होता है। जैसे मैंने बताया था कि कौन कई कंसेप्ट काम आएगा, तो कौन का कंसेप्ट यहाँ यूज़ कर रहे हैं। इन रेडियस निकाल लिया हमने, अब कुछ नहीं है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे 30 का स्केयर प्लस एच का स्केयर प्लस 10/√3 का स्केयर। अब यहाँ से एच आप निकाल नहीं सकते क्या, निकाल सकते हो, निकालो, कुछ नहीं करना, ऑप्शन देख के मार्क कर देना, आगे बढ़ जाते हैं। तो ख़त्म, टाटा बाय बाय, भगवान का शुक्र है 25 स्लाइड्स थी, 25 स्लाइड्स हमने कर दी। ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आप देख सकते हो, आपके काम आएंगे। हल्का सा मैं भी बता देता हूँ कि नंबर ऑफ वेज सिट इन अ सर्कल n-1 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ हैंडशेक्स n-1 डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ डायगनल्स इन अ पॉलीगन n-3 डिवाइडेड बाई 2। ये कई बार डायरेक्ट फार्मूलाज पूछते हैं, तो उसके लिए काम आएगा ये। ठीक है, ये तो बता दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। इसका क्वेश्चन आ गया तो फॉर्मूला से ही होगा, बाकी अगर कुछ भी बेसिक लगाने चाहोगे नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट इस फॉर्मूला से निकलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट तो आपको पता है, जैसे 10% है तो 10 से 11, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, ऐसे करके। अगर कोई बच्चा यहाँ तक आया और उसको कंपाउंड इंटरेस्ट का एंड सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट नहीं आता है, तो आप कमेंट में करो कि यस इंस्टॉलमेंट का वीडियो बना दो, तो बना देंगे। अगर यहाँ तक किसी ने देखा ही नहीं तो क्या फ़ायदा बनाने का, मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए थोड़ी ना बनाता रहूँगा, एक बना दी अपनी प्रैक्टिस के लिए, और कितनी, बहुत है। ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स NC2, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। फिर m आउट ऑफ n आर ऑन स्ट्रेट लाइन, तो वो इस तरीके से कि उसमें से स्ट्रेट लाइंस कितनी है, तो इतनी स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड यार, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप मेहनत कर रहे हो और आपका पेपर पक्का अच्छा होने वाला है। बस अपने बेसिक्स को स्टिक रखना, अपने बेसिक के साथ स्टिक रहना, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको बैक करना, गैस वर्क मत करना। ठीक है, जो जितना पेपर आपको आता है पहले उससे करो, अगर आपको लगता है सफिशिएंट है, अगर आप OTA टारगेट करो तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करो, अगर आप IMA AFA टारगेट कर रहे हो तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करो। और आपको लगता है कि विदाउट गैस मेरा पेपर अच्छा हो रहा है तो आप गैस के साथ मत जाओ, पर अगर आपको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं छूट जाऊँगा पीछे, जो कि बेसिकली OT कैंडिडेट्स के साथ ज़्यादा होता है, तो आप फिर गैस वर्क के साथ जा सकते हो। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद देखते हैं कैसा एग्ज़ाम रहा, कैसी चीज़ें आई, वो बाद में देखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।